हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्ली बार्गेनिंग के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में प्ली बार्गेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स को कई बार यहाँ से डाउट रहता है। मुझे एक स्टूडेंट ने मेल किया था कि सर प्ली बार्गेनिंग पे एक वीडियो बना दीजिए, तो उसी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लगा कि ये बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए जो वीडियोस आते हैं ना उनके अपडेट्स मिलते रहें आपको और कोई आपसे मिस ना हो। प्ली बार्गेनिंग जो सीआरपीसी में है, ये सेक्शन 265 ए से सेक्शन 265 एल तक दी गई है। आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी का सेक्शन 265 ए से सेक्शन 265 एल तक कवर करेंगे और समझेंगे कि प्ली बार्गेनिंग है क्या। पहले हम समझते हैं कि प्ली बार्गेनिंग है क्या। पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। बेर एक्ट को तो बाद में भी समझा जा सकता है। देखिए, प्ली बार्गेनिंग अगर आप मीनिंग देखते हैं तो इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंडेंट वेयर बाई डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी टू ए लेसर चार्ज इन एक्सचेंज ऑफ मोर लीनियंट सेंटेंस और एन अरेंजमेंट टू ड्रॉप अदर चार्जेस। देखिए, सीधे तौर पे ये एक सौदेबाजी होती है। ये तीन टाइप का होता है जनरली। अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस बार्गेनिंग बोलते हैं, चार्ज बार्गेनिंग या फैक्ट बार्गेनिंग। सेंटेंस बार्गेनिंग में जहां जो एक्यूज्ड होता है वो अपने ऑफेंस को वॉलेंटरली एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि जी थोड़ा सा सौदेबाजी कर लीजिए, मैं मानता हूं कि मुझसे अपराध हुआ है, आप थोड़ा सा कंसेशन आप भी मुझे दे दीजिए, इससे पहले मुझे कभी भी मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। कुछ कंडीशंस हैं प्ली बार्गेनिंग की। ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ये उन्हीं केसेस में मिलता है जिनकी पनिशमेंट 7 ईयर्स से कम होती है। तो यहाँ पे आपको प्ली बार्गेनिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है। अब प्ली बार्गेनिंग कैसे सीआरपीसी में आया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है लीगल फील्ड में, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, प्ली बार्गेनिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 21 में सेक्शन 265 ए से 265 एल तक दे रखा है। इसको नोट डाउन कर लें। जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ हेडफोन लगाकर सुनिए। उससे पहले बेर एक्ट अपने सामने रखें, डिफरेंट कलर्स के पेन रखें जिससे कि आपको हाईलाइट करने में ईजी होगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ में कि मैं बेर एक्ट लैंग्वेज लिखूँ और जो चीज़ें हाईलाइट करने की उनको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। आप उसको पॉज कर सकते हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले कहाँ पे दिया गया है? सीआरपीसी में दिया गया है चैप्टर 21 ए में। अभी चैप्टर 21 ए कब इंसर्ट किया गया, क्या इसके पीछे की कहानी है, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, यानी कि अभी हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। देखिए, 154th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था प्ली बार्गेनिंग के बारे में। एक कमेटी बनी थी, मालिमत कमेटी। सीपीसी में भी इसके रिकमेंडेशंस पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। देखिए, जस्टिस वीएस मालिमत थे, इन्होंने इसमें रिकमेंडेशन लेकर आए थे कि भी प्ली बार्गेनिंग होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2005 का और एक चैप्टर ऐड किया गया सीआरपीसी में विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2006। यहाँ से भी कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है, इन चीज़ों को भी नोट कर ले। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्ली बार्गेनिंग को कब आया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, और चैप्टर कब ऐड किया गया था, उसी अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2006। ये सेक्शन 4 था अमेंडमेंट एक्ट का, इसको नोट कर ले। ये तो इसकी हिस्ट्री की बात। लेकिन अब भाई प्ली बार्गेनिंग कब हम उसके लिए डिमांड कर सकते हैं, कि एक्यूज कब डिमांड कर सकता है प्ली बार्गेनिंग के लिए, सौदेबाजी के लिए कब डिमांड कर सकता है। कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हीनियस क्राइम करके या कोई मर्डर करने के बाद बोले कि अब थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लो साहब, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्राइम्स जिनकी पनिशमेंट जो है आईपीसी में दी गई है 7 ईयर्स से कम दी गई है, देन ओनली यू कैन आस्क फॉर अ प्ली। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि वेयर द ऑफेंस डोंट अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई ऐसे कौन से ऑफेंस होंगे जो कि किसी भी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिसाइड करती है कि कौन से ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करेंगे। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे है कि जब ऑफेंसेस आर नॉट कमिटेड,
अगेंस्ट अ वुमेन, यानी कि अगर किसी महिला के खिलाफ आपने जो 354 326 ए में जो अब एसिड अटैक है वहां पे किसी महिला पे किसी ने एसिड डाल दिया है, या 376 के जो रेप केसेस पड़ते हैं, तो उनमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। पहली बात तो वहाँ पनिशमेंट के हिसाब से ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑफेंस भी जो महिला के खिलाफ किया गया है वहाँ नहीं हो सकती। दूसरा, अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है जिसकी उम्र जो है वो 14 ईयर्स से कम है, 14 ईयर्स की एज से नीचे का जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके खिलाफ किया गया अपराध और महिला के खिलाफ किया गया अपराध प्ली बार्गेनिंग में नहीं आता है, वहाँ आप प्ली बार्गेनिंग की डिमांड नहीं कर सकता है एक्यूज्ड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको बेसिकली समझिए। आपको एक प्ली बार्गेनिंग का बेस क्लियर हो गया हो कि प्ली बार्गेनिंग है क्या, ये सीआरपीसी में आया कैसे, और इसके ये कब अप्लाई हो सकता है, कब एक्यूज्ड इसके लिए डिमांड कर सकता है। अभी हम सेक्शंस के हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 265 ए बताता है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। मैंने यहाँ पे ना काफ़ी जगह बोल्ड कर रखी हैं चीज़ें, जो मैंने बोल्ड की हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बेयर एक्ट को उसको हाईलाइट कर लें एक अलग डिफरेंट हाइलाइटर से, जो अलग कलर का हाइलाइटर होता है, और आप चाहे तो नंबरिंग भी दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्यूज्ड अगेंस्ट हुम। भाई कौन सा एक्यूज प्ली बार्गेनिंग की डिमांड कर सकता है? देखिए दो तरह से ऑफेंसेस आते हैं। एक आता है जो पुलिस एफआईआर के थ्रू आते हैं, जहां पे 173 में पुलिस अपना चालान पेश कर देती है और कोर्ट में मुकदमा आ जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर, यानी चालान पेश करने वाली बात कर रहा है यहाँ पे, ये इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173। 154 में आपने एफआईआर लिखवाया था विक्टिम ने, 173 में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी। तो थ्रू पुलिस ऑफिसर, थ्रू आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू जो मुकदमा न्यायालय में आया, ठीक है, और जो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वो पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए, और जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट है वो भी 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी उस पर प्ली बार्गेनिंग की डिमांड हो सकती है। दूसरी तरह से कैसे आते हैं केसेस? कंप्लेंट के थ्रू, सेक्शन 200 में आपने पढ़ा होगा। तो जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है किसी भी ऑफेंस का, ठीक है, जहां पे यहां भी लिखा अदर देन द ऑफेंस, जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है कौन से ऑफेंस का? भाई किस पे? कंप्लेंट के ऊपर। कौन से? अदर देन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। यानी कि देखिए इसका कुल एक ही निचोड़ है, जब कंप्लेंट के ऊपर, आपको यहाँ याद क्या रखना मैं वो बता देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आपको पहली चीज याद रखनी है, कंप्लेन मैजिस्ट्रेट से आपको की गई, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, ऐसा ऑफेंस जिसकी जो पनिशमेंट थी वो 7 ईयर्स से कम थी, ठीक है, कहाँ पे? सेक्शन 200 में, और उसकी प्रोसेस दी गई 204 में, तब भी आप ये प्ली बार्गेनिंग की डिमांड की जा सकती है। अब आगे प्रोवाइजो दे दिया इसमें, जो प्राइवेट, देखो जो हमने कंडीशन की बात की थी वही प्रोवाइजो दिए गए सेक्शन 265 ए में। डज नॉट अप्लाई, हाईलाइट करें इसको, वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इसको भी हाईलाइट कर ले, जो भी आप बोल्ड में सबको हाईलाइट करते हुए चले, ऑफ द कंट्री और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम पहले भी बात कर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस विच आर गोइंग टू अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ये तीनों कंडीशंस को 265 ए के प्रोवाइजो में दे दिया गया है। अभी 265 बी के बारे में चलेंगे हम। देखिए पहले तो बताया कि भाई चैप्टर की एप्लीकेशन कहाँ होगी, कहाँ प्ली बार्गेनिंग लगेगी। अब बता रहा है कि जब भाई लगेगी, ठीक है, 7 साल से कम की सजा का प्रावधान था, महिला के खिलाफ नहीं था, 14 साल के से कम आयु के बच्चे के खिलाफ भी नहीं था, तो प्ली बार्गेनिंग ले सकते हैं। तो जब प्ली बार्गेनिंग ले सकते हैं तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कौन एप्लीकेशन देगा? एक्यूज्ड यहाँ पे देगा, क्योंकि सौदेबाजी किसको करनी है? सजा से कौन बचना चाहता है? एक्यूज्ड बचना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैंने डायरेक्ट लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है, और जो जो लिखा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बोल्ड किया है, तो उनको प्लीज आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसके लिए? प्ली बार्गेनिंग के लिए, इन द कोर्ट
इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। कौन से कोर्ट में करेगा, देखिए सब सेक्शन 1 ने क्या बताया, कौन से कोर्ट में, जहां पे आपका ऑफेंस पेंडिंग है। सब सेक्शन 2 सेज हियर इट शैल कंटेन, एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा। सब सेक्शन 1 ने बताया कि एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, सब सेक्शन 2 बताता है यहाँ पे कि उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा। व्हाट इट शैल कंटेन, इट शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, केस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा, इंक्लूडिंग द ऑफेंस, ऑफेंस भी रहेगा, उसके साथ में एक एफिडेविट भी लगेगा विच इज स्वर्न बाय द एक्यूज्ड। और एफिडेविट में क्या वो बोलेगा कि साहब आई एम डूइंग इट वॉलेंटियरली, मैं अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी, उसको याद करें यहाँ पे साथ में, वॉलेंटियरली कहाँ बताया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो उनको कोरिलेट करते चलें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी चीजें। तो वॉलेंटियरली किया है उसने, ये उसने एफिडेविट में किया, और साथ में ये भी स्टेट करेगा कि ही हैज नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, कि भाई ऐसे ऑफेंस के लिए पहले किसी भी न्यायालय ने उसको सजा नहीं दी है, यानी कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है भाई, उससे पहले सजा नहीं मिली है फॉर दी सेम ऑफेंस। अब यहां तो पहले में बताया कि कहाँ एप्लीकेशन लगेगी, दूसरे में बताया गया कि आपका क्या कंटेंट होगा, कंटेंट क्या होंगे उसके, ये कोर्ट के बारे में बताता है, ये एप्लीकेशन के कंटेंट के बारे में बताता है। अभी चलते हैं सब सेक्शन 3 पे। भाई जब एप्लीकेशन मिल जाएगी तो यहाँ से कोर्ट का काम शुरू होता है। कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले इसको हाईलाइट करें, एक नोटिस इशू करेगा। किस किस को इशू करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करेगा, कंप्लेनेंट को करेगा, और एज द केस में बी एंड टू दी एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड को करेगा कि भाई ठीक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी, कंप्लेनेंट भी और एक्यूज्ड भी एक फिक्स डेट पर आ जाओ, ठीक है, उस दिन हम बात करेंगे। डेट फिक्स कर दी कोर्ट ने यहाँ पे। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहला काम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है कि उसको ये सेटिस्फाइड होना होता है कि भाई जो एप्लीकेशन लगाया है प्ली बार्गेनिंग के, क्योंकि देखिए प्ली बार्गेनिंग में एक्यूज को सजा तो मिलनी ही है, बहुत रेयर चांस होता है कि वो छूट जाए, कैसे क्या मिलेगी वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन भाई कोई स्वेच्छा से अगर अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब भाई किसी दबाव में तो नहीं कर रहा, तो न्यायालय को ये चीज यहाँ पे कंफर्म करनी होती है। इसके लिए कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज्ड इन कैमरा, कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं ये, कैमरा में भी करता है, और कभी कभी जज साहब क्या करते हैं ना कि अपने चैम्बर में उसको बुला लेते हैं, और जब उसको बुलाया एग्जामिन किया जाता है किसको, एक्यूज्ड को, तो वहां पे कोई दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने बोल्ड कर दिया, इसको हाईलाइट कर लें अपने बैरक में, अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट। भाई अकेले से उससे पूछताछ करते हैं जज साहब, और पूछते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप वॉलेंटियरली कर रहे हो या किसी के दबाव में कर रहे हो, और वो कहता है कि जी मैं कर रहा हूँ वॉलेंटियरली। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वॉलेंटियरली कर रहा है, या वो बोलेगा कि जनाब मुझे तो दबाव डाला जा रहा है, मैं वॉलेंटियरली नहीं कर रहा हूं। भले उसने एफिडेविट दिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे कोर्ट उससे सेटिस्फेक्शन लेगा। अब दो कंडीशन आ गई, एक वॉलेंटियरली, एक इनवॉलेंटियरली। अगर वॉलेंटियरली है तो क्या होगा, इन केस कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ठीक है ये तो वॉलेंटियरली है, ठीक है वॉलेंटियरली है, तो क्या करेगा कोर्ट, जो करेगा टाइम प्रोवाइड करेगा, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा, कंप्लेनेंट को देगा और एक्यूज्ड को देगा कि भाई काम करो, आपस में मिल बैठ के बातचीत कर लो, एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन पे पहुंच जाओ आप लोग, कि भाई कितना कंपनसेशन चाहिए। भाई उसमें कंप्लेनेंट बोलेगा कि मेरा तो वकील का खर्चा लग गया, मेरा तो ये खर्चा लग गया, आने जाने में खर्चा लग गया, मेरा ये वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया। तो भाई वैसा भी जो भी आपको करना है, आप जिस मुद्दे पर पहुंच सकते हो एक उस पर बातचीत करके पहुंच जाओ, और एक डेट फिक्स कर देगा कि फर्दर उसके बाद हम हियरिंग करेंगे। अब मान लीजिए कोर्ट को लगा कि नहीं भाई ये जो एक्यूज है ये वॉलेंटियरली नहीं कर रहा है प्ली बार्गेनिंग, इनवॉलेंटियरली है, या फिर कोर्ट ने पाया कि ये पहले भी इसी अपराध के लिए सजा पा चुका है, प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, तो फॉर दिस सेम ऑफेंस, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा कि जिस स्टेज पे एप्लीकेशन लगी थी ना उसी स्टेज से दोबारा से केस शुरू कर देगा नॉर्मल ट्रायल में, प्ली बार्गेनिंग वहां से हट जाएगी, क्योंकि जैसे नॉर्मल मुकदमा चलता है वैसे चलेगा, जो ट्रायल प्रोसेस हमारा होगा क्रिमिनल केस का वही चलेगा।
और किस स्टेज से चलेगा, जिस स्टेज पे एप्लीकेशन लगी थी। अब आते हैं सेक्शन 265C पर। देखिए हमने वहां पे बात की कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, किस कोर्ट में लगेगी, क्या क्या कंटेंट होंगे, कंटेंट होने के बाद कोर्ट जब एक्सेप्ट करा तो वो क्या करेगा, किस तरह से कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 265B, इसको जरूर नोट कर लें। ये इसको अच्छे से हाईलाइट करें, आपके प्री और मेन दोनों के लिए यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। चलिए सेक्शन 265C देखते हैं, गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। भाई म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री, कोर्ट ने तो डेट दे दी थी कि भी तीनों लोग बात करके आपस में एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन पे पहुंच जाओ आप। तो इन वर्किंग आउट म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन अंडर क्लोज ए, हमने अभी ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 265B पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था अभी। तो कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा यहाँ पे, ये उसकी बात करता है। इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, देखिए हमने पहले ही बात की थी कि 173 जहां पे चालान पेश किया जाता है, 154 में एफआईआर आई थी, ठीक है। अगर उसके तहत पुलिस के थ्रू अगर मुकदमा आया है तो कोर्ट एक नोटिस इशू करेगा। ये बड़ा ध्यान देने की बात है, दोनों कंडीशन पे ध्यान देना आपको यहाँ पे। अगर पुलिस रिपोर्ट के बेस पे आया है तो नोटिस किस किस को जाएगा, भाई सरकारी वकील को जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को जाएगा, उस पुलिस ऑफिसर को जाएगा जो कि उस केस का आईओ था, उसके वो जाएगा, एक्यूज को तो जाना ही जाना है और विक्टिम को भी जाएगा। पार्टिसिपेटिंग किस लिए जाएगा कि भाई पार्टिसिपेट करना है मीटिंग में टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, चारों लोगों को जाएगा। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या दे दिया इसने कि थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, ये कोर्ट की ड्यूटी है इंश्योर करना कि ये पूरी प्रोसेस जो है वॉलेंटियरली हो रही हो। वॉलेंटियरली वर्ड यहाँ बहुत बार आया है, ये देखिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग ऐसा है, भाई सौदेबाजी कैसे हो सकती है, अपनी स्वेच्छा से हो सकती है, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। दूसरा प्रोवाइजो यहाँ पे क्या दे दिया इसने कि द एक्यूज्ड में इफ सो डिजायर पार्टिसिपेट विद हिज प्लीडर, अपने वकील के साथ भी उसको अलाउ किया जा सकता है एक्यूज्ड को, अगर उसने कोई वकील हायर कर रखा है। अब दूसरे केस की बात हम करते हैं कि केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, में पुलिस रिपोर्ट से नहीं आया, कंप्लेन से आया थ्रू मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया हो, इन दैट केस वो किस किस को नोटिस जाएगा, नोटिस किसको जाएगा, सिर्फ एक्यूज्ड को जाएगा और विक्टिम को जाएगा। तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपने पुलिस ऑफिसर साहब हैं ये हट गए, इनके थ्रू तो आया ही नहीं केस। और इसके भी यहाँ पे दो प्रोवाइजर दोनों सेम रहेंगे जो यहाँ पे थे। देखिए पहला तो क्या है कि वॉलेंटरली होना चाहिए, कोर्ट इंश्योर करेगा, और दूसरा ये भी है यहाँ पे कि दोनों ही एक्यूज्ड एंड विक्टिम ये अपने प्लेडर के साथ उस मीटिंग में आ सकते हैं, इनके वकीलों को भी अलाउ किया जाएगा इनके साथ में। ये आपका सेकंड प्रोवाइजो है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे 265D। बट रिपोर्ट कैसे बनेगी, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। भाई ठीक है, कोर्ट ने नोटिस दे दिया कि आप एक म्यूचुअल डिस्पोजिशन कर लो, भाई सेटिस्फैक्ट्री आप समझौता कर लो, जो भी करनी है बार्गेनिंग सौदेबाजी कर लो आप, और मुझे बता दो, रिपोर्ट दे दो। इट्स वेरी लॉजिकल, आपको ज़्यादा लैंग्वेज में घुसने की जरूरत नहीं है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ प्रैक्टिकल वे कि हो क्या रहा है। देखिए जहां पे मीटिंग कराई उन्होंने नोटिस भेज के अंडर सेक्शन 265C, और एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन निकल के आता है, तो कोर्ट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि भाई एक डिस्पोजिशन हो गया है, और इसको कौन साइन करेगा, प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ द कोर्ट, वो साइन करेंगे, और जितने मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे मीटिंग में वो सब भी उसको साइन करेंगे। ये कब होगा, भाई जब मीटिंग बैठेगी तो क्या होगा, या तो एक सेटिस्फैक्ट्री जो डिस्पोजिशन हो जाए, समझौता हो जाएगा, सौदेबाजी हो जाएगी, या सौदेबाजी नहीं होगी। तो ये हमारा पहला केस है जब सौदेबाजी हो जाती है, तो कोर्ट एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस पर कोर्ट का अफसर भी साइन करता है, प्रिजाइडिंग अफसर, और जितने दूसरे व्यक्ति उस मीटिंग में थे वो सब भी साइन करते हैं। अभी दूसरा केस हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है कि नो सच डिस्पोजिशन हैज बीन वर्कड आउट, कि भाई कोई सौदेबाजी नहीं हो पाई, विक्टिम ने ज़्यादा कंपनसेशन मांग लिया, कि उस तैयार नहीं हुआ, कुछ मिला कुल मिला के बात नहीं बनी दोनों लोगों की।
तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करेगा, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेगा कि भी क्यों नहीं हो पाया, और प्रोसीड करेगा कैसे, इन अकॉर्डेंस विद दिस कोड, जैसा सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है। और कहां से करेगा, जिस स्टेज पे एप्लीकेशन लगी थी, जब हमने पिछले सेक्शन में ये बात की थी कि जहां से एप्लीकेशन लगाई थी वहीं से मुकदमा दोबारा से नॉर्मल ट्रायल में शुरू हो जाएगा। भाई तुम्हारा समझौता ही नहीं हो रहा, सौदेबाजी नहीं हो रही, तो ठीक है, अब नॉर्मल मुकदमा चलने देते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का काम नहीं, कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि आपको प्ली बार्गेनिंग के लिए वो बुलाए और दे। ये एक्यूज की डिमांड थी, उसने रिक्वेस्ट थी एक्यूज की मुझे उसकी एप्लीकेशन पे ये दिया जा रहा था। अभी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 265E में डिस्पोजल कैसे होगा केस का। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे पनिशमेंट्स के बारे में बताया जाता है, तो इसको जरूर नोट कर लें। देखिए जहां पे सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन वर्कआउट कर जाती है, मतलब उनका बीच में एक सौदेबाजी हो जाता है, समझौता हो जाता है कि तुम इतना कंपनसेशन दे देना, ये दे देना, ठीक है साहब, और वो भी एग्री हो जाते हैं, विक्टिम भी, कि ठीक है साहब आप एक काम करो, एक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट दे सकते हो। अब भाई वो ये नहीं कह सकता कि इसको आप छोड़ दो, नहीं, वो काम न्यायालय का है, विक्टिम का नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगा, एक कंपनसेशन अवार्ड करेगा विक्टिम को इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन, जैसा उनका समझौता हुआ, जितने में वो लोग राजी हुए उतना अवार्ड कंपनसेशन के तौर पे दे देगा, विक्टिम को दे देगा। और पार्टीज को किसके लिए सुनेगा, आगे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए हियरिंग करेगा, और एक्यूज को रिलीज भी कर सकता है उसके गुड कंडक्ट के बेस पे आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 360। तो अंडर सेक्शन 360 हमने बात करी कि छोड़ सकता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि आफ्टर हियरिंग पार्टीज अंडर क्लोज ए में जो पार्टीज की सुनवाई हुई, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट सेक्शन 360 और प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इन दोनों ही धाराओं के तहत, यानी धारा 360 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, या फिर कोई दूसरा ऐसा लो जो टाइमिंग फोर्स में हो, and in case of the accused it may release the accused on probation or provide the benefit of any such law as the case may be, उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है या उस लॉ का बेनिफिट उसको दिया जा सकता है इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कि आफ्टर हियरिंग ऑफ पार्टी अंडर क्लोज बी कोर्ट फाइंड्स, देखिए जो मैंने यहाँ बोल्ड और अंडरलाइन हाईलाइट किए हैं, इसको प्लीज आप भी अंडरलाइन कर लें। कोर्ट फाइंड्स दैट द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे एक्ट में बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट करके कर लें। 265E का सब सेक्शन सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने अब तक जाना कि प्ली बार्गेनिंग में उसको गुड कंडक्ट के ऊपर छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जो ऑफेंस उसने किया, मान लीजिए उसके कोई मिनिमम पनिशमेंट दी गई है, आईपीसी में पनिशमेंट दे दिया कि मिनिमम इतना पनिशमेंट तो देना ही देना है मिनिमम, या किसी दूसरे लॉ में भी ऐसी पनिशमेंट दी गई है जो एक्यूज ने किया है, तो वहां पे क्या करेगा, टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट, उसका 1/2 यानी कि उसका हाफ उसको दे देगा इस केस में, जहां पे मिनिमम प्रोवाइड, ये यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है, इसको ध्यान रखें। In case after hearing parties court finds that the offence committed by accused is not covered under clause B और क्लोज सी, अब भाई बी में भी क्लोज नहीं करता फॉल और सी में भी फॉल नहीं करता, बी में आपने उसको छोड़ दिया, सी में आपने देखा कि मिनिमम पनिशमेंट थी तो उसको हाफ ऑफ द पनिशमेंट दे दी। अब कुछ ऐसा बना है कि जो बी और सी दोनों में नहीं आता है, तो क्या करेगा यहाँ पे, जो सेंटेंस मिलेगी एक्यूज को कैसी मिलेगी, 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल एज द केस में बी फॉर सच ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए जितनी सजा का प्रावधान होगा उसका 1/4 उसको मिलेगा। सौदेबाजी में यही तो होता है कि उसको सजा कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ से कई बार आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड भी और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इन दोनों सेक्शंस को अंडरलाइन कर ले, जो जो मैंने अंडरलाइन किया है बोल्ड कर रखा है उसको अपने डिफरेंट किसी हाईलाइटर से हाईलाइट कर ले। चलिए अब आगे चलते हैं। 265F क्या कहता है कि जजमेंट ऑफ कोर्ट क्या रहेगी, डिस्पोजल तो दे दिया, अब जजमेंट कैसे देगा। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E, इससे पहले जो उसको 1
हाफ ऑफ द पनिशमेंट देना था एज पर सब सेक्शन सी, या उसको एज पर सब सेक्शन डी उसको 1/4 देना था। तो वो जो सजा देगा उसकी वो ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेगा, ये हमेशा ओपन कोर्ट में होती है जजमेंट, एंड साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जज साहब उसको साइन भी करेंगे। 265 जी क्या कहता है कि फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, जजमेंट की फाइनलिटी के बारे में बताता है यहाँ पे ये। तो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट क्या होगी कि मान लीजिए आपके जो निर्णय दिया उसका अंतिम कैसे माना जाएगा, वो पूरा कैसे होगा। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265 जी, 265 जी में हमने देखा कि ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जजमेंट और जज साहब ने साइन कर दिया। सेल बी फाइनल एंड नो अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अंडरलाइन कर ले। यहाँ पे कोई अपील लाई नहीं करेगी। जनरली होता क्या है कि जब दो पार्टीज आपस में समझौता करके कॉम्प्रोमाइज करती हैं, प्ली बार्गेनिंग एक तरह का समझौता ही है, तो जब दोनों पार्टीज की कंसेंट होती है कुछ पे तो वहां अपील वाली बात रहती ही नहीं। लेकिन अपील ना होते हुए भी एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट द स्पेशल लीव पेटिशन, एसएलपी के लिए भी यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दे दी है अंडर आर्टिकल 136। आप 136 में एसएलपी डाल सकते हैं, और रिट पेटिशन जो आपका 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों प्रोविजन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। इनको छोड़ के कोई अपील यहाँ पे लाई नहीं करेगी। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अपील लाई करती है, कोई अपील लाई नहीं करती है। एक्सेप्शन सिर्फ एसएलपी का और रिट पेटिशन का यहाँ पे दिया गया है। अभी चलते हैं 265H की तरफ कि भी कोर्ट्स की क्या पावर होगी प्ली बार्गेनिंग में। कोर्ट की पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पे, shall have for the purpose of discharging its function under this chapter all the power vested in respect of bail, trial of offence and other matters relating to the disposal of suit इन सच कोर्ट अंडर दिस कोड। देखिए जो भी सीआरपीसी में आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारी की सारी पावर्स यहाँ पे कोर्ट के पास रहेंगी, प्ली बार्गेनिंग में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, ट्रायल, इन सब के मामले में जो पावर्स उसकी होनी चाहिए वो सारी रहेंगी। उसके बाद 265I को देखिए कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात करता है यहाँ पे। देखिए भाई जितनी सजा उसने काट ली है यहाँ पे, भाई उसको तो सेट ऑफ करोगे। मान लीजिए उसको आपने 1/4 पनिशमेंट दिया, 1/4 देने के बाद उसको 3 महीने का पनिशमेंट मिला, और वो 1 महीना ऑलरेडी जेल में है, 1 महीना काट चुका है, 10 दिन वो पुलिस रिमांड में भी था, तो यहाँ पे पुलिस रिमांड के दिन भी काउंट होते हैं। तो वो आपका 1 महीना और 15 दिन यानी कि 1.5 महीना उसका वहां से सेट ऑफ कर दिया जाएगा, और जो 3 महीने का पनिशमेंट मिला है इम्प्रिजनमेंट का वो सिर्फ 1.5 महीना और उसको रहना है, यानी वो दिन भी वहां पे इंक्लूड होंगे। यही आपका कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 428 शैल अप्लाई, 428 यही बात करता है आपकी, for setting off the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as they apply in respect of imprisonment अंडर अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड। जैसा दूसरे प्रोविजन में लगता है 428 का प्रोविजन, वैसे यहाँ भी लगेगा, उसको सेट ऑफ किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्ली बार्गेनिंग होगी तो पहले वाला छोड़ो तुम आज से सजा काट लो, नहीं, जो सजा वो काट चुका है उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। 265J क्या बात करता है, सेविंग्स की बात करता है। सेविंग मतलब ये बैंक वाला सेविंग नहीं है आपकी, व्यावर्ती बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी कि जहां पे ये आपका कहां नहीं एप्लीकेबल होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट therewith contained in any other provisions of this code, and nothing in such other provision shall be constitute to constrain the meaning of any provision of this chapter। देखिए एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा दिया है इसने कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर द एक्सप्रेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज मीनिंग असाइन टू इट अंडर क्लॉज यू ऑफ सेक्शन 2 के सब सेक्शन यू में आपने पढ़ा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन, and include an assistant public prosecutor appointed under section 25, उसको भी इंक्लूड करता है। तो इस कोड में कोई भी बात ऐसी दी गई है जो इसको लिमिटेड करती है, ऐसा नहीं माना जाएगा। कोई भी चीज इसको सीमित नहीं करते जो दूसरे प्रोविजंस दिए गए हैं।
ये आपका 265J था। नाउ 265K, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। हाँ भाई, मान लीजिए प्ली बार्गेनिंग में उसने बोला कि मैंने ऑफेंस किया है, या उसने कन्फेशन दे दिया एक तरह से, और उसने प्ली बार्गेनिंग के लिए अपील कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। भाई प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाई ड्यू टू एनी रीजन, हमने बीच में पढ़ा कि भाई कोई सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन नहीं हो पाया, सौदाबाजी समझौता नहीं हो पाया, तो भाई उसका तो एविडेंस हो गया, उसने एफिडेविट लगाया था बाकायदा एप्लीकेशन के साथ में, तो उसकी स्टेटमेंट को किसी दूसरे केस में यूज नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट में। समझ गए मेरी बात को? Notwithstanding anything contained in any law for timing in force, the statement or fact stated by an accused in an application or for plea bargaining, 265B में जो उसने एप्लीकेशन दी थी उसमें जो फैक्ट बोले थे, जो एफिडेविट में लिखा था, उनको उसके खिलाफ किसी भी दूसरे केस में नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट प्ली बार्गेनिंग। सिर्फ प्ली बार्गेनिंग में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल को कोई बोले कि ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसने तो अपराध किया है और इसको अभी पनिशमेंट दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ प्ली बार्गेनिंग में ही माना जाएगा, किसी दूसरे उसमें नहीं माना जाएगा। लास्ट सेक्शन है 265L, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। Nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in clause K of section 2 of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000। भाई जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, इसका सेक्शन 2 का क्लॉज के है, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आप सबको भी पता है कि ये 2015 में एक्ट अमेंड हो गया है पूरा, तो इसमें जो नए सेक्शन रेफर करने हैं वो करने हैं आपको सेक्शन 2 का सब सेक्शन 35 एंड सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। ठीक है, आपके बेर एक्ट में 2000 लिखा होगा, लेकिन 2015 में नया एक्ट आ गया है, तो उसके ये सेक्शन है। ये बात वही है, बात चेंज नहीं हुई है, सिर्फ सेक्शन के थोड़े से नंबर चेंज हो गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो आज के इस पूरे टॉपिक में आपने प्ली बार्गेनिंग के बारे में समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं प्री के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्रिप्शन के लिए बोलें। आप हमसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डेली क्वेश्चन पोल करते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं और काफ़ी सारा डिस्कशन वहां पे होता है। और इसका अगर PDF चाहिए तो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको शाम तक वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप ले सकते हैं। तो कीप स्टडी, वर्क हार्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।